हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज़ की सेकंड यूनिट लर्निंग के एक और सिद्धांत की बात करेंगे, जिसका नाम है सूझ का सिद्धांत। इसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं मैक्स वर्दीमर, और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में कोहलर तथा कोफा ने अपना योगदान दिया है। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, सूझ का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम है या जो लर्निंग है, उसके लिए व्यक्ति को अपनी सूझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो प्रवर्तक थे वो गेस्टाल्ट स्कूल से संबंध रखते थे। इसी कारण इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। देख लेते हैं इस सिद्धांत की मान्यता क्या है। यह सिद्धांत कहता है जब व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति में आता है तो उस परिस्थिति के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तथा वह संपूर्ण परिस्थिति को समझ जाता है, तभी उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। परिस्थिति को ठीक प्रकार से समझ जाना ही उसकी सूझ का परिचायक है। यानी कि यह सिद्धांत कहता है जब व्यक्ति किसी नई सिचुएशन में आता है तो वो उस परिस्थिति को समझने के लिए उसका विश्लेषण करता है, उसको तोड़ता है, देखता है कि वो परिस्थिति क्या है, कैसी है सिचुएशन वो, और फिर उस परिस्थिति के जो उनने पार्ट्स तोड़े हैं उनमें आपस में संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। और जब वो उस स्थिति को एक पूरे में ना देख के उसको टुकड़ों में तोड़कर देखता है और जब उन टुकड़ों में संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वो उस परिस्थिति को अच्छे से समझ जाता है। और जब वो उस परिस्थिति को समझ जाता है बेहतरीन तरीके से, तभी वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। जो इसके द्वारा की गई अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है, यही लर्निंग होती है यहाँ पर। और ये कहते हैं कि परिस्थिति को ये जो ठीक प्रकार से समझ जाना है, यानी कि जो परिस्थिति को तोड़कर उसको टुकड़ों में बांटकर जो समझ जाना है, उसको अंगों में उसको विभक्त करके उसके अंगों का संबंध जानना, यही सूझ का परिचायक है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में कोहलर ने काफ़ी सारे प्रयोग किए। कोहलर का पहला प्रयोग देखते हैं। जो पहला प्रयोग है कोहलर ने किया था वनमानुष पे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लर्निंग के प्रयोग हैं, ये इन प्रयोग को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रयोग के ही आधार पर पूरे लर्निंग के सिद्धांत बनाए गए हैं। तो ये प्रयोग जो है ये कोहलर ने 1945 में किया था। इसमें इन्होंने एक वनमानुष पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। ये यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोहलर ने जिस वनमानुष पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था। इस प्रयोग में कोहलर ने एक भूखे वनमानुष को एक कमरे में बंद कर दिया था और उस कमरे की छत पर केले लटका दिए थे और कुछ बॉक्स उस कमरे में इधर उधर रख दिए थे, जैसे कि यहाँ पर आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं। तो जब उस वनमानुष को भूख लगी तो वो उस केले को खाने का प्रयास किया उसने, लेकिन वो केले इतनी ऊंचाई पर थे कि वो उन तक नहीं पहुंच सका। और इसी तरह की वो कोशिश करता रहा। उसने क्या किया, पहले एक बॉक्स के ऊपर खड़ा होकर कोशिश की उसने केले तक पहुंचने की, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंच सका क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा रखी गई थी। फिर क्या था, इस तरह की कोशिश करने के बाद वो वनमानुष थक कर हताश होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। फिर उसने परिस्थिति का निरीक्षण करा और अचानक से उसके अंदर सूझ विकसित हुई। फिर उसने क्या किया, एक बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा रखा और फिर वो उन दोनों के ऊपर चढ़कर केले तक पहुंच गया। तो यहाँ पर जो वनमानुष थोड़ी देर के लिए बैठा, उसने उस परिस्थिति का निरीक्षण किया और उसके बाद जो उसके दिमाग में, उसके बाद जो उसके मस्तिष्क में सूझ उत्पन्न हुई, जिससे उसने ऐसी क्रिया की कि उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया द्वारा सूझ उत्पन्न हुई, इसी से इसकी लर्निंग हुई। अब जब ऐसी ही परिस्थिति भविष्य में कभी घटेगी तो ये वनमानुष को दोबारा सूझ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर उसी अनुक्रिया को दोहरा देगा जिससे उसको पिछली बार सफलता प्राप्त हुई थी। एक दूसरा प्रयोग है यहाँ पर जो कोहलर ने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था।
इस प्रयोग में क्या किया था कि कोहलर ने एक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके बाहर थोड़ी दूर पर केले रख दिए थे, और केले इतनी दूर रखे थे कि चिंपैंजी उस तक नहीं पहुंच सकता था। और पिंजरे के बाहर कोहलर ने 2 छड़ियाँ रख दी थी। वो छड़ियाँ इतनी लंबी नहीं थी कि उससे केले तक पहुंचा जा सके, लेकिन वो छड़ियाँ ऐसी थी कि वो एक दूसरे से जुड़ जाती थी। लेकिन जब उन दोनों छड़ियों को जोड़ दिया जाए तो वो इतनी लंबी हो जाती थी कि वो केले तक पहुंच जाती। इसी प्रकार चिंपैंजी ने पहले काफ़ी प्रयास किए। पहले वो एक छड़ से केले को उठाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो असफल रहा। फिर कई सारे प्रयासों के बाद वो फिर हताश होकर बैठ गया। फिर उसने जब दोनों छड़ियों को देखा, उनको देखकर सूझ उत्पन्न हुई उसके मन में, और उसने उनको जोड़ा और जोड़ के वो एक छड़ी लंबी सी बना ली, जिससे उसने अपने केले उठा लिए। यहाँ पर भी उसको सूझ उत्पन्न हुई, जिससे उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। अब भविष्य में ऐसी ही परिस्थिति दोबारा आने पर चिंपैंजी को सूझ की ज़रूरत नहीं होगी, वो दोबारा ऐसा ही करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार सूझ द्वारा लर्निंग हुई। अब सूझ के कुछ नियम दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला नियम जो है वो है संरचनात्मकता का नियम, लॉ ऑफ कंस्ट्रक्ट। ये नियम क्या कहता है? सीखने की प्रक्रिया को उस समय पूरा माना जाता है जब वह अधिगम प्रक्रिया का निश्चित स्वरूप अभिव्यक्त होता है। ये नियम मानता है कि जब भी एक घटना या सिचुएशन हमारे सामने घटित होती है या हमारे सामने आती है, तो हम उसको टुकड़ों में ना देखकर एक पूरे समग्र के रूप में देखते हैं। जैसे कि इस चित्र में हम यहाँ देखते हैं, ये जो फिगर है, इसमें हम ये 5 छल्ले अलग अलग ना देखकर ओलंपिक के चिन्ह के रूप में जब हम इसको प्रत्यक्षित करते हैं, तो ये हम इसको एक समग्र रूप में देख रहे हैं, ना कि इसको 5 छल्लों के रूप में। दूसरा नियम है समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ये नियम कहता है जो उद्दीपक एक दूसरे से समान होते हैं वे आसानी से समूह या संगठित हो जाते हैं। जैसे कि 2 तरह के यहाँ पर उद्दीपक दिए हुए हैं इस फिगर में, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में। यहाँ ये डॉट जो हैं वो डार्क कलर के हैं, यहाँ पर ये डॉट रेड कलर के हैं। तो हम इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इनमें हमें सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम इनको अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर अलग ग्रुप के हिसाब से इनको देख सकते हैं क्योंकि इनमें समानता है। इन सारों में एक समानता पाई जाती है और ऊपर वालों में भी समानता पाई जाती है क्योंकि ये रंग में एक जैसे हैं। तीसरा नियम है समीपता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये नियम कहता है जो अवयव एक दूसरे से समीप होते हैं वह समीपता के कारण समूहों में संगठित हो जाते हैं। जैसे कि ये 3rd फिगर में हम देखते हैं, इसमें हमें 2 ग्रुप्स में ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों समीप हैं। ये डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से समीप हैं और ये डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से समीप हैं। इसीलिए हम इनको एक साथ सारे डॉट्स ना देखकर 2 ग्रुप में डिवाइड करके देख रहे हैं। यही मान्यता है समीपता के नियम की। अगला नियम है समापन का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है उद्दीपक के अवयवों को एक दूसरे से घिरे हुए हों तो घिरे हुए भागों का संगठन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम ये देखते हैं, एक ये यहाँ पर एंगल बना है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेकिन हम इसको इस तरह के अलग अलग एंगल्स के रूप में ना देखकर एक पूरे आकार के रूप में देखते हैं। अगला नियम है निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इस नियम के अनुसार उद्दीपक के जिन अवयवों में निरंतरता होती है वह निरंतरता के कारण संगठित हो जाते हैं और व्यक्ति उन्हें एक उद्दीपक के रूप में ही देखता है। जैसे कि ये एक यहाँ पर डॉट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन ये जो हैं ये सारे डॉट लगातार हैं, एक लाइन में हैं। तो इसीलिए हम इनको अलग अलग डॉट्स ना देखकर एक लाइन के रूप में प्रत्यक्षित करते हैं। यही है निरंतरता का नियम। अब देखते हैं सूझ द्वारा सीखने की विशेषताएं। इस सिद्धांत की जो पहली विशेषता है वो है सूझ अचानक होती है। इसमें जैसा हमने प्रयास एवं त्रुटि वाले सिद्धांत में पढ़ा था, इसमें प्रयास एवं त्रुटि की आवश्यकता नहीं होती। सूझ जो है वो अचानक ही उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत की अगली विशेषता है
अंतर्दृष्टि समस्यात्मक परिस्थिति पर निर्भर रहती है, यानी कि जो हमारी सूझ है वो उस परिस्थिति पर निर्भर करती है कि हमें सूझ कितनी जल्दी आएगी और किस प्रकार आएगी और क्या सूझ आएगी। अगर हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं होगी तो सूझ उत्पन्न होने की कोई चांस ही नहीं है। अगला है, सूझ में बुद्धि से काम लेना पड़ता है। यही कारण है कि मनुष्यों और उच्च श्रेणी के पशुओं में ही सूझ होती है, यानी कि सूझ जो है वो बुद्धि पर निर्भर करती है। अगली विशेषता है, अंतर्दृष्टि मानवीय क्षेत्रों में अनुभव के साथ बढ़ती है, यानी कि सूझ जो है वो अपने क्षेत्र में अनुभव, जितना जिसको अनुभव होगा उतनी ही अच्छी उसकी सूझ विकसित होती जाएगी। अगला है, अंतर्दृष्टि में प्रयास एवं त्रुटि रहती है। सूझ में भी प्रयास एवं त्रुटि चलती है साथ साथ। जैसा कि हमने चिंपैंजी वाले प्रयोग में देखा, उसने पहले प्रयास किया तभी सूझ उत्पन्न हुई। अगली विशेषता है, जब तक समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता अंतर्दृष्टि संभव नहीं है। यानी कि सूझ को उत्पन्न होने के लिए जो समस्या यानी जो परिस्थिति हमारे सामने है उसका हमें पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना होता है। अगर हमें पता ही नहीं है कि वो सिचुएशन कैसी है तो सूझ उत्पन्न नहीं होगी। अगली विशेषता है, एक बार अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का समाधान हो जाने पर उसकी पुनरावृत्ति अत्यंत सरल हो जाती है। ऐसा होता है सूझ में, अगर एक बार हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, हमने फिर अपनी सूझ द्वारा उसको सॉल्व कर लिया, अब अगर भविष्य में कोई उसी तरह की कोई और सिचुएशन आएगी तो हम उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम पहले भी उस जैसी समस्या का समाधान कर चुके हैं। जैसे कि चिंपैंजी ने एक बार जब केले प्राप्त कर लिए, अब अगर दोबारा उसके सामने केले रख दिए जाएं और बॉक्स रख दिए जाएं तो वो जल्दी से ही बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के केले को प्राप्त कर लेगा, उसको कठिनाई अनुभव नहीं होगी इसमें। अगली विशेषता है, अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का समाधान हो जाने पर भविष्य में नवीन परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है। जैसा कि अभी इससे ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि समस्या की अगर पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसको सरलता से अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई नई सिचुएशन भी आती है तो उससे भी हम अपनी पुरानी जो समस्या हमने समाधान की है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला है, अंतर्दृष्टि में पूर्व अनुभव सहायक होते हैं, यानी कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो हमें सूझ उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, सूझ द्वारा सीखना स्पष्ट तथा स्थायी होता है, यानी कि सूझ द्वारा जो सीखा जाता है वो एक तो परमानेंट होगा, स्थायी रहेगा। एक बार जो सूझ उत्पन्न हो गई वो सूझ कहीं भाग कर नहीं जाने वाली है। जैसा कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में होता है, अगर हम प्रयास करना छोड़ दें तो हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं, लेकिन ऐसा सूझ के साथ नहीं होता है। इसके साथ जो सीखना है वो एक तो स्पष्ट रहेगा, साफ रहेगा, आपको क्लियर पता होगा कि क्या होना है। दूसरा, ये स्थायी भी रहता है। अब कुछ ऐसे बिंदु देख लेते हैं जिनसे प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत और सूझ सिद्धांत में अंतर स्थापित होता है। पहली चीज़ ये कि प्रयास एवं त्रुटि में परिस्थिति की समझ नहीं होती, परंतु सूझ में उसे अच्छी तरह से समझा जाता है। यानी कि पहला डिफरेंस तो ये है यहाँ पर कि जो प्रयत्न एवं त्रुटि वाला सिद्धांत था उसमें हमें परिस्थिति को समझने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बस हमें प्रयास करना है और प्रयास करते करते ही हमारी त्रुटियाँ कम होने लगती हैं और हम कम से कम प्रयासों में सीख जाते हैं। लेकिन सूझ में जो है हमें परिस्थिति को अच्छे से समझना पड़ता है, तभी सूझ उत्पन्न होगी। अगर फालतू के हम प्रयास करते रहेंगे बिना उस सिचुएशन को जाने कि उस सिचुएशन में क्या हो रहा है तो सूझ उत्पन्न नहीं होगी। अगला जो अंतर है वो है, प्रयास एवं त्रुटि में शारीरिक कुशलता पर अधिक बल दिया जाता है तथा सूझ में मानसिक योग्यताओं पर। यानी कि जो प्रयास एवं त्रुटि है वो जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें ज़्यादा ये लॉ इफेक्टिव रहता है। जैसे कि साइकिल चलाना हुआ, गाड़ी चलाना हुआ, लिखना हुआ, इसमें प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत अच्छे से हमें सिखाएगा। लेकिन अगर हमें हमारी मानसिक योग्यताएं को इम्प्रूव करना है तो इसके लिए सूझ सिद्धांत ही बेहतर है। अब सूझ सिद्धांत का मूल्यांकन देख लेते हैं। इसमें कुछ दोष भी हैं और कुछ गुण भी हैं। पहले देखते हैं इसके दोष। तो पहला दोष है, प्रत्येक प्रकार का अधिगम नहीं किया जा सकता इसके द्वारा, जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना आदि। यानी कि ये जो सूझ वाला सिद्धांत है इससे हर तरह का अधिगम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सिद्धांत नहीं है।
जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना है, ये सूझ के सिद्धांत से पॉसिबल नहीं है। अगला जो दोष है वो है पशुओं और बच्चों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि इसमें चिंतन का अभाव रहता है। अब सूझ सिद्धांत है तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें सूझ चाहिए, उसमें हमें बुद्धि होना चाहिए, हमारे चिंतन की योग्यता होना चाहिए। लेकिन जिन पशुओं और बच्चों में ये चिंतन की यानी सोचने विचारने की योग्यता इतनी नहीं होती है, इसीलिए ये सिद्धांत उन पर लागू नहीं किया जा सकता। अगला दोष है इसका, ये सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है क्योंकि प्रयत्न एवं भूल इसमें भी लागू होता है। ये बात मैंने अभी पहले भी बताई है कि इसमें प्रयत्न एवं भूल भी लागू होता है। जैसे कि चिंपैंजी ने भी काफ़ी सारे प्रयास किए तभी उसको जाके सूझ उत्पन्न हुई, इसीलिए इस सिद्धांत में प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत रहता है। अगला जो इसका दोष है वो है सफलता बाई चांस मिलती है, यानी संयोग से ही मिलती है। मतलब कि इसमें ज़रूरी नहीं है हमें सूझ उत्पन्न हो ही जाए उस सिचुएशन में और हम कामयाब हो ही जाएं। इसमें जो हमें सफलता मिलती है, हमें कामयाबी मिलती है, हमारे जो अधिगम होता है वो संयोगवश ही होता है, यानी कि बाई चांस होता है। कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं। इस सिद्धांत का पहला गुण है जिनका भौतिक विकास हो जाता है वह सूझ विधि द्वारा ही सीखते हैं, यानी कि जिनका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है उन लोगों को सूझ द्वारा सीखना ही बेहतर रहता है। अगला जो इसका गुण है, इस सिद्धांत में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का विकास संभव है, यानी कि हमारी जो तर्क करने की क्षमता है और हमारी जो सोचने विचारने की क्षमता है और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन करने की जो हमारी शक्ति है, इसका जो विकास है वो सूझ सिद्धांत द्वारा ही हो सकता है। इस सिद्धांत का अगला गुण है, ये सिद्धांत यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन करता है, जैसे कि रटना, आदत बनाना आदि। यानी कि ये सिद्धांत जो है वो यांत्रिक तरीकों का खंडन करता है और सूझ द्वारा सीखने को प्रोत्साहन देता है। इसका जो अगला गुण है वो है इस सिद्धांत का अनुसंधान क्षेत्र में काफ़ी महत्व। अनुसंधान यानी कि रिसर्चेस के क्षेत्र में, यानी कि जो शोधें होती हैं, जो रिसर्च होती हैं, उनमें सूझ सिद्धांत का बहुत अधिक रोल होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सूझ है तभी वो किसी के बारे में खोज पाएगा, रिसर्च कर पाएगा और उसमें से कुछ नया निकाल पाएगा। अब इस अध्याय से जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगला प्रश्न है सूझ का सिद्धांत किसे कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न है कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये था सूझ का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सिद्धांत के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने कीमती सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसमें और वीडियोस भी आ रही हैं, तो आप वहां पर जाके 12th क्लास के सिलेबस की सीरीज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।